सेकेंड सेमेस्टर में हम इंडियन लिंग्विस्टिक ट्रेंड्स के ऊपर पहले काफ़ी क्लासेस ले चुके हैं। अब इसमें हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। पहले हम मेटाफिजिकल बेसिस ऑफ इंडियन लिंग्विस्टिक ट्रेंड्स देख चुके हैं। इसके बाद आता है स्फोटवाद। इसके बाद फिर भाषा की इकाई पर थोड़ा देखना होगा, वर्णवाद, पदवाद, वाक्यवाद, फिर शब्द और अर्थ का संबंध। इसी में ये लाइट में हम लोग को देखना है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, जिसमें शक्ति ग्रहोपाय है। शक्ति ग्रहोपाय जो शब्द का अर्थ, शब्द का जो संकेत है, इंडिकेशन है, वो किस चीज़ को संकेत करता है, जिसमें कि तीनों मतों को हम लोग को देखना होगा, जातिवाद, व्यक्तिवाद, आकृतिवाद, जाति आकृति व्यक्तिवाद, ये तीनों मतों का समन्वय। उसके बाद फिर वाक्यार्थ की शर्तें, या फिर और इसी के बाद अन्विता विधानवाद, अभिहितान्वयवाद, फिर निषेध है, फिर अवच्छेदकता, निषेध, इस पर हम लोग को देखना था। तो अभी हम लोग भाषा की इकाई के बारे में हम लोग देखते हैं, वर्णवाद, पदवाद और वाक्यवाद, ये तीनों। तो व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज? भाषा की इकाई, भाषा की अंतिम इकाई, ये तीनों मत है। बहुत सिंपल बात है। वर्णवाद हुआ कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज लेटर, नॉट वर्ड, नॉट सेंटेंस। दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज लेटर। ये वर्णवाद के अनुसार, ये मत जो है। पदवाद, जिसके अनुसार कि वर्ण का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। वर्ण जब किसी एक वर्ण कोई अन्य वर्ण के साथ जब मिले तभी उससे कोई अर्थ जनरेट होता है। तो ये हुआ पदवाद, टर्म्स। और फिर इसके बाद है वाक्यवाद। वाक्य, सेंटेंस की नहीं, अर्थ की, भाषा की अंतिम इकाई है वाक्य, सेंटेंस, न कि वर्ण, न कि पद। और इससे मिलता जुलता ये आगे का अन्विता विधानवाद, अभिहितान्वयवाद को पढ़ेंगे तो इसी से इसका कोरिलेटेड हो जाता है। तो वर्णवाद के बाद जब करते हैं तो वर्ण क्या है? एक द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, यदि हम वर्ण को लें, एक लेटर को लें, तो इसको कहते हैं कि ये मीमांसकों ने इसको माना है, जैमिनी ने अपने धर्म सूत्र में इसको वर्ण को ही स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज माना गया। शबर स्वामी, जिसमें जैमिनी के मीमांसा सूत्र पे भाष्य लिखे हैं, तो इसमें वर्ण को ही माने हैं। वर्ण में क्या है? अब गौ शब्द को लिया गया है, तो ग का भी आधा ग में अ मिला दिए, फिर आ, फिर य, फिर अ, इस तरह से उसको विच्छेद करके फिर उसको किया है कि उस अलग अलग स्वर, वर्ण, व्यंजन, वर्ण सबको अलग अलग करके, और तब कहते हैं कि वही भाषा की अंतिम इकाई है। फिर अब इसी पर है कि प्रत्येक वर्ण के अलग अलग अर्थ है। यास्क ने अपने निरुक्त में बतलाया है कि क का अर्थ कमनीय, सुख, ब्रह्म। ऐसा उपनिषदों में भी आता है कि क अर्थात सुख, कमनीय, सुख। छांदोग्य उपनिषद में सत्य पद की व्याख्या करते कहा गया कि सत्य में 3 अक्षर, स, ती, यम, इस तरह से, और सबके अलग अलग अर्थ। स का अर्थ अमृत, ती का अर्थ मर्त्य, यम का अर्थ अमृत और मर्त्य का नियामक। इस तरह से ईश्वर देवलोक और मर्त्यलोक का नियामक होने से सत्य कहलाता है। तो इस तरह से इसमें व्याख्याएं की गई है। तो मीमांसकों का वर्णवाद का भी वैदिक ग्रंथ, निरुक्त, महाभाष्य में सब है। निरुक्त और महाभाष्य स्पष्ट रूप से वर्ण की सार्थकता और उसके महत्व को उजागर करते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग पदवाद। तो पदवाद में देखेंगे कि नहीं, वर्ण अंतिम इकाई नहीं है। वर्ण से स्वतंत्र उसका कोई अर्थ नहीं होता। गौ शब्द का अर्थ है तो ग शब्द का अर्थ तो कुछ भिन्न हो जा रहा है, जाने के सेंस में, गमन के सेंस में हो जाता है। सूक्ष्म, दहन, गति, ऐसा बताया, निरुक्त में बताया गया। औ एक स्वर वर्ण होने से अर्थहीन हो जा रहा है, निरर्थक। तो
गौ और औ इसका मिला देने से गौ बन जा रहा है, तो इसमें कोई ऐसा ये नहीं है, इसमें दोनों वर्ण का, प्रत्येक वर्ण का अलग अलग अर्थ हो, ये बात सत्य नहीं है। पदवाद इसका खंडन करता है कि वर्ण का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। स्वतंत्र अर्थ जब भी होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज यदि होगा तो पद होगा, टर्म होगा, चाहे वो नाउन हो, वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, प्रोनाउन हो, उसका एक अर्थ होता है। एक सेंटेंस है, उसमें कई वाक्य, कई शब्द होते हैं, प्रत्येक शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। तो शब्द के अपने अपने संकेत, अपने अपने अर्थ, प्रत्येक वर्ड के अपने अर्थ, प्रत्येक टर्म के अपने अर्थ, और उसको कोरिलेट करके वाक्य का निर्माण होता है। ये पदवाद है। पदवाद में न्याय दर्शन इसको लेके चले हैं, न्याय दर्शन पदवाद के समर्थन में। और तीसरा मत है वाक्यवाद। वाक्यवाद में न्यायिकों ने जैसे कहा कि पद को ही भाषा की इकाई माना। वाक्यवाद में भर्तृहरि का देख सकते हैं, इसमें शब्द ब्रह्म, और इसको स्फोटवाद को हम लोग कंसिडर करेंगे आगे। वाक्यवाद का तात्विक आधार है ब्रह्मवाद, कि जिस प्रकार ब्रह्मवाद में ब्रह्म को एकमात्र सत्य सत्ता माना गया है और ब्रह्म से संसार एवं जीव का एकत्व दिखलाया गया है, ठीक उसी प्रकार वाक्यवाद भी वाक्य को ही एकमात्र सत्य मानकर वर्णों एवं शब्दों का एकत्व वाक्य में ही निहित मानता है। ब्रह्म एकमात्र सत्य है, संसार और जीव, ये आत्मा, ये जो चेतन तत्व है, जड़ और चेतन, ये अलग अलग तत्व नहीं है, एक ही तत्व है, उसकी दो अभिव्यक्तियां हैं, ये वेदांत दर्शन में है। ठीक इसी प्रकार वाक्यवाद में वाक्य ही एकमात्र सत्य, वर्ण एवं शब्द का एकत्व है, वाक्य में ही अंतर्निहित है। जगत एवं जीव ब्रह्म का विवर्त है, ठीक उसी तरह वर्ण और शब्द भी वाक्य का विवर्त मात्र है, कि जितने भी वर्ण है और शब्द है वो एक वाक्य के अंतर्गत आते हैं, उसके अंदर इनहेरेंट है, उस पर विवर्त, उसके ऊपर इम्पोज। तो उसको यदि अंश में रखेंगे, उसको पर्टिकुलर, उसको तोड़ेंगे, विच्छेद करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो उसका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होगा। यदि उसको वॉल से डिस्कनेक्ट कर दे तो, और पूरे होल सेंटेंस से जब जोड़ते हैं तभी उसका अर्थ होता है। कोई एक टर्म का भी स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है जब तक कि किसी अन्य टर्म से वो जुड़ न जाए। एक वर्ड का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। ये अन्विता विधानवाद में भी है, ये यही मत है कि पद का स्वतंत्र अस्तित्व, शब्द के जो अर्थ है उसका शब्द का स्वतंत्र अर्थ नहीं है। एक शब्द का अर्थ, सही अर्थ पकड़ने के लिए उसे अन्य शब्द से जोड़कर तब देखना होता कि किन शब्दों के साथ जुड़कर वो शब्द को कहा गया, तभी उसका अर्थ निकलेगा। यही उसका कंटेक्स्ट होता है, संदर्भ होता है। वाक्यार्थ की शर्तें जब हम लोग देखेंगे, कंडीशंस टू जनरेट मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस, एक सेंटेंस मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए, सेंटेंस का मीनिंगफुल होने के लिए कौन कौन से अनिवार्य कंडीशंस हैं, उसको आगे हम लोग देखेंगे। तो उसमें एक ये भी है कंटेक्स्ट, किस कंटेक्स्ट में वह शब्द कहा गया है, वह वाक्य कहा गया है, वह शब्द कहा गया है। शब्द का जब भी अर्थ होगा तो अन्य शब्दों से जोड़कर कि कौन से शब्दों के साथ मिलाकर उस शब्द को कहा गया है, तभी उससे कोई मीनिंग जनरेट होता है, कोई मीनिंग उसका निकलता है। तो अन्य शब्दों के साथ जुड़ने के बाद वो, जैसे वेदांत में आपके शब्द ब्रह्म के बारे में भर्तृहरि का जब चर्चा कर रहे हैं तो उसमें यही है, स्फोटवाद को हम लोग को देखना होगा आगे। स्फोटवाद, टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, टू एक्सप्रेस द मीनिंग, अर्थ की अभिव्यक्ति। तो ये अर्थ की अभिव्यक्ति तभी होती है जब एक शब्द अन्य शब्दों के साथ जुड़कर वाक्य का निर्माण करे। यहाँ मीमांसा दर्शन में आगे चल के जो दो मत हुए थे, उसमें एक मत अन्विता विधानवाद, इसमें वाक्य के साथ, वाक्य के बिना, वाक्य का निर्माण हुए बिना उससे किसी भी शब्द का सार्थक माना ही नहीं गया, कि कोई शब्द अपने आप में स्वतंत्र रूप से सार्थक नहीं है जब तक कि वो किसी अन्य शब्द के साथ जुड़ ना जाए। तो शब्द का अर्थ के साथ इस तरह से संबंध इसको देखेंगे। ये शब्द अर्थ सार्थक तभी है, शब्द एक, अब इस पर अलग अलग मत हो गया। पहला जो देखे थे पदवाद देखे थे, तो पदवाद में यह था कि शब्द का
स्वतंत्र अर्थ संभव है, होता है, और वाक्यवाद में देखिए कि नहीं, शब्द का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है और अन्य शब्द से जुड़कर होता है। मीमांसकों के अनुसार विशेष रूप से वो वर्ब से जुड़कर होता है, क्रियापद से जुड़कर होता है। कोई एक शब्द बोले, उस शब्द का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है कि अपने आप में वो क्या है। वो शब्द, यदि कोई वर्ड बोलते हैं कि पुस्तक, पुस्तक शब्द का क्या अर्थ है, तो पुस्तक मतलब कि कहना क्या चाह रहे इसके आगे, तो वो जब तक किसी अन्य शब्द से जुड़कर वो सेंस को क्लियर न करे तब तक वो नहीं माना जाएगा, उसे सार्थक नहीं माना जाएगा। तो यही वाक्यवाद है। तो ये 3 प्रमुख मत है कि ये तीनों जो ये भाषा की अंतिम इकाई कौन सा है, इसको लेकर, भाषा की इकाई ये को लेकर ये तीनों मत, इन्हीं तीनों मतों को आप लोग को देखना है। और आगे हम लोग फिर उसके आगे बढ़ाएंगे, लोग शब्द और अर्थ का संबंध पर आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।